आज का जो टॉपिक है वह इतिहास विषय पर आधारित है, जिसमें इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें सूची 1 में बौद्ध संगीतियाँ और सूची 2 में अध्यक्ष दिए गए हैं। तो कौन सा जो है वो सम्मिलित है? प्रथम बौद्ध संगीत, वसुमित्र, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो हैं वो साबाकामी थे, और तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो है वो मोगल पुत्र तिस्स थे, और चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो है वो वसुमित्र थे। अगर इनके काल के राजा की बात करें तो वसुमित्र के समय जो राजा थे वो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। महाकश्यप जो थे वो उस समय जो शासक थे उनका नाम है अजात शत्रु। सवाकामी के समय जो थे वो कालाशोक थे, और मोगल पुत्तिस की बात की जाए तो इस समय जो राजा थे वो अशोक थे। तो इस प्रकार सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? मेहरौली स्तंभलेख, वेशनगर का गरुड़ स्तंभ, कनिष्क का रबतक अभिलेख, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। भागवत धर्म से संबंधित जो पहला उपलब्ध प्रस्तर स्मारक जो है वो विदिशा का वेशनगर गरुड़ स्तंभ है। इससे ही पता चलता है कि यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और उनकी पूजा की थी। इसी पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस कहा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी? ऑप्शन है सभा, समिति, विदथ, या फिर गण। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, विदथ जो है वो जो थी वो आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, ठीक है। इसे जो है विदथ को ही जनसभा भी कहते थे, जनसभा भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक लोग निम्नलिखित में से किस एक से परिचित नहीं थे? तांबा, जौ, घोड़ा, या फिर लोहा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, लोहा। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रचार हुआ था, जबकि ऋग वैदिक काल लोग लोहे से परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे को कृष्ण अयस कहते थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया, और सिकंदर ने राजा पोरस को झेलम नदी के तट पर पराजित किया। कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल एक, दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। केवल दो जो है वो सही है। पहला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि सिकंदर एक यूनानी शासक था। इसने हखमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद ही उसने धनानंद के समय 325 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। जबकि उस समय जो था राजा चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, बल्कि उनका धनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य का सिकंदर से कभी संघर्ष हुआ ही नहीं। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष हुआ था, और राजा पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी पर युद्ध हुआ था। इसी युद्ध को हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची है कि स्थापत्य कला के संस्थापक से है अतरकीन का दरवाज़ा, हजार सतून, कुव्वत उल इस्लाम, और चार मीनार। तो कौन सा जो है वो सही सम्मिलित है? इसका सही जो आंसर है कि अतरकीन का दरवाज़ा जो है उसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। हजार सतून जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कुव्वत उल इस्लाम जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और चार मीनार जो है कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। इसलिए इसका सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से सल्तनत काल के किस शासकों में से किस एक ने इतलाक प्रथा का प्रारंभ किया? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश। जिसका सही आंसर जो है वो है आपका सी ऑप्शन फिरोज तुगलक। इतलाक प्रथा का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इतलाक एक प्रकार की हुंडी थी जिसकी सहायता से सैनिक राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करते थे। इतलाक जो उसका कह सकते हैं कि एक प्रकार का नियुक्ति पत्र है। जब कोई सैनिक लगान वसूल कर रहे अधिकारी के पास जाता था तो उसे केवल 50% लगान मिलता था, शेष 50% जो है सरकारी खर्चों के लिए छोड़ दिया जाता था। अगला प्रश्न है, पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ियों से मिलते हैं और पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागोर से मिलते हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन केवल दो। दूसरा कथन सही है और पहला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि भारत के मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो शिवालिक पहाड़ियों से नहीं मिलता है, बल्कि नर्मदा घाटी के साक्ष्य जो हैं वो नर्मदा घाटी पुरा स्थल से प्राप्त होते हैं और इसकी खोज अरुण सोनकिया ने 1982 में की थी। अगला प्रश्न है, और जो आदमगढ़ है पशुपालन का, ये आपका नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है, और बागोर जो है वो आपका कह सकते हैं आदमगढ़ और बागोर जो है वो आपका कह सकते हैं कि राजस्थान के भीलवाड़ा में है। अगला प्रश्न है कि ताम्रवती नामक पाषाण स्थल कौन सा था जहाँ के निवासी कृषक और पशुपालक दोनों थे और तांबा गलाना जानते थे? ऑप्शन है आहड़, नौदा टोली, झूकर झाकर संस्कृत या फिर आमरी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन आहड़। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव करिए कि हुलास नामक स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के वाचन से यह पता चला है कि इस सभ्यता के लोगों का सुमेरियन सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध था। हड़प्पावासी सोने, चांदी और लोहे की जानकारी थी। हड़प्पा संस्कृति में टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन है कि हुलास जो है वो मेरठ में स्थित होकर सहारनपुर जिले में है। हड़प्पा लिपि का वाचन उसे कहते जो पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए यह कथन जो है वो गलत है, क्योंकि हड़प्पा की सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। तीसरा है, हड़प्पा को कांसा, सोना, चांदी और टिन का तो ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था, इसलिए कथन गलत है। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख जहां से अन्नागार का विवरण मिलता है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? वाराणसी, प्रतापगढ़, कुशीनगर या फिर गोरखपुर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन गोरखपुर। सहगौरा ताम्रपत्र एक प्राचीन लेख है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सहगौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। सहगौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रापी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और इस अभिलेख से ही चंद्रगुप्त के द्वारा अकाल के समय राहत कार्यों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित कालीबंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार का शिलालेख मिला है। और हरियाणा के स्थित बनावली से पक्की मिट्टी के बने हुए हल्की प्रकृति मिली है। तो इसका कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए साक्ष्य मिले हैं, ना कि भीलवाड़ा, ठीक है। और बाकी कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित नहीं है? मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, हड़प्पा या उपयुक्त में से कोई नहीं?
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में तथा मोहनजोदड़ो चन्हूदड़ो जो हैं वो दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषदों के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए कि उपनिषदों का मुख्य विषय कर्मकांड है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में है और सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जाबलो उपनिषद में मिलता है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, क्योंकि उपनिषदों का मुख्य विषय कर्मकांड नहीं है। उपनिषद जो हैं वो मुख्य रूप से दर्शन पर आधारित हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, और बाकी कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि अपाला, घोषा, लोकमुद्रा आदि विदुषी स्त्रियों ने वेद मंत्रों की रचनाएं की और लोकमुद्रा नामक विदुषी ऋषि विश्वामित्र की पत्नी थी। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि पहला जो है वो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि लोकमुद्रा जो थी वो विश्वामित्र की पत्नी नहीं थी, बल्कि लोकमुद्रा जो थी वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, ना कि विश्वामित्र की। अगला प्रश्न है, बोगज कोई किस कारण प्रसिद्ध है? कि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के सुमेरियन सभ्यता के व्यापारिक साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। अफगानिस्तान में स्थित वह स्थल जहाँ से वैदिक सभ्यता के व्यापारिक संबंध के प्रमाण मिलते हैं, और यह मौर्य काल का सबसे प्राचीन अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त और चाणक्य की विषय की जानकारी मिलती है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, यहाँ से वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। और जो बोगज कोई अभिलेख है यह एशिया माइनर में स्थित है। एशिया माइनर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि सिंधु नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा के नाम से संबोधित किया गया है, और 10 राग युद्ध बिपाशा नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत कुल के राजा सुदास की विजय हुई थी। कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि सिंधु को ऋग्वेद में माता तमाया नहीं कहा गया है। इसके लिए सिंधु नदी के स्थान पर इसका जो है सरस्वती नदी को कहा गया है। और 10 राजाओं का युद्ध या 10 राग युद्ध जो है वो बिपाशा नदी के किनारे ना होकर परुशली नदी के किनारे हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, तमसोमा ज्योतिर्गमय नामक कथन मूलतः कहाँ से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद या फिर श्वेताश्वतर उपनिषद। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बृहदारण्यक उपनिषद। तो बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। तमसोमा ज्योतिर्गमय का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण लिच्छवियों के गणराज्य में प्राप्त हुआ था और बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में व्यतीत की थी। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही आंसर क्या है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों कथन जो हैं वो असत्य है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है लिच्छवियों के राज्य में नहीं हुआ था, बल्कि वो मल्लों के राज्य में हुआ था। मल्ल राज्य में इनको मिला था, और वह बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है श्रावस्ती में नहीं बल्कि वैशाली में व्यतीत की थी। इसलिए दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर कालाशोक। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अजातशत्रु। और इस संगीत की रचना जो है महाकश्यप ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से अशोक के शासनकाल में प्रकट हुई थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा
मूर्ति उपासना और अनुष्ठान में विश्वास करती है। और तीसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना। इस मत में अनुकरणीय माना जाता है। केवल एक सही है, एक और दो सही है, दो और तीन सही है, या फिर एक दो तीन सही है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दो और तीन सही है। ठीक है, क्योंकि चतुर्बौध संगीत जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और उसी समय महायान शाखा जो है वो प्रकट हुई थी। बाकी कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ में अवस्थित भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा का संबंध किस काल से है? गुप्त काल से, कुषाण काल से, शुंग काल से, या फिर मौर्य काल से? किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गुप्त काल से। अगला प्रश्न है, कि पार्श्वनाथ के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाक शासक अश्वसेन के महल में हुआ था। पार्श्वनाथ को सम्मेत शिखर या सम्मेत पर्वत पर परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो असत्य है, क्योंकि पार्श्वनाथ का जन्म काशी के इक्ष्वाक वंश के शासक अश्वसेन के महल में हुआ था। अश्वसेन के महल में हुआ था। बाकी जो कथन है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भाग्य में अपने असीम विश्वास के कारण मनुष्य को भाग्य के सम्मुख असमर्थ बताता है? ऑप्शन है आजीवक, जैन, बौद्ध, या फिर वेदांत। मतलब निम्नलिखित कौन सा दर्शन संप्रदाय भाग्य में अपने असीम विश्वास के कारण मनुष्य को भाग्य के सम्मुख असमर्थ बताता है? इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन, आजीवक। आजीवक संप्रदाय के लोग जो व्यक्ति जो थे वो नियतिवादी व भाग्यवादी थे, जिसके कारण वह मनुष्य को भाग्य के सम्मुख अपने आप को असमर्थ बताते हैं। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चुनाव कीजिए। कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य बेसनगर का गरुड़ स्तंभ माना जाता है, और देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, और अलवार संतों का संबंध वैष्णव धर्म से था, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन जो हैं वो पूर्णतया सत्य हैं। ठीक है, तो तीनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कि खारवेल में हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापल नंद के कलिंग विजय की सूचना मिलती है। बुद्ध काल में अवंतिका राजा चंड प्रद्योत था। जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था, जिससे उसने पांडु रोग से ग्रसित राजा चंड प्रद्योत को उपचार के लिए भेजा था। और भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के सोने से बने आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे। तो कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के सोने से बने आहत या पंचमार्क सिक्के थे। इसका जो सही आंसर है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे जो सोने से ना बने होकर चांदी के बने होते थे, चांदी के बने होते थे, और इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाया जाता था, इसलिए इन्हें हाथ सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहते थे। अगला प्रश्न है, यूनानी आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कि सिकंदर ने रावी नदी के तट पर पोरस को पराजित किया। सिकंदर के हमले के समय भारत पर शुंग वंश का शासन था। सिकंदर 325 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ, और मगध का शासक धनानंद सिकंदर का समकालीन था। कौन सा कथन जो है वो सत्य है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मगध का राजा सिकंदर के समकालीन था धनानंद। तो इसका सही, सिकंदर जो था वो मैसिडोनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था, और सिकंदर के आक्रमण के समय जो भारत में था वो उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था, जिसका राजा धनानंद सिकंदर के समकालीन था। और सिकंदर ने रावी नदी के किनारे पोरस को पराजित नहीं किया था, इसने झेलम नदी के किनारे सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था। और सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के संघर्ष के बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं है। अगला प्रश्न है,
सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया? कन्नौज और वाराणसी, कन्नौज और प्रयागराज, कन्नौज और अयोध्या, या प्रयाग या अयोध्या? जिसका सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन, कन्नौज और प्रयाग। हर्षवर्धन ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के विद्वानों की सभा बुलाई। चीनी साक्ष्य के अनुसार इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। इसके अतिरिक्त हर्ष प्रतिवर्ष 5वें वर्ष प्रयाग में एक समारोह आयोजित करता था जिसे महामोक्ष परिषद कहते थे। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ताम्रलिप्ति, तोंडी, तंजौर या अर्कामेड? इसका सही जो आंसर है वो आपका है अर्कामेड, और डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किस ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तोलकपियम, पेरिया पुराणम, जीवक चिंतामणि या फिर कुराल? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कुराल। तमिल ग्रंथ कुरल या कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है और कुराल के रचयिता जो हैं वो तिरुवल्लुर हैं, तिरुवल्लुर हैं। अगला प्रश्न है, परमार्थ शासक राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला मंदिर किस देवी को समर्पित मंदिर है? ऑप्शन है दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती या फिर ज्वाला? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सरस्वती। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर देवी सरस्वती अधिष्ठात्री हैं। इस मंदिर का निर्माण परमार्थ शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में कराया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ऑप्शन है कंदरिया महादेव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कैलाश मंदिर या फिर भीतरगांव मंदिर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर का तेली मंदिर का शिखर जो द्रविड़ शैली में बना है, जबकि मंदिर की सजावट, नक्काशी और मूर्तियां जो हैं वो नागर शैली में बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है, बृहत्तर भारत पर पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में राजा के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, दिव्य वदान या फिर महावंश? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो चाणक्य हैं और इन्होंने राज्य के 7 अंग बताए हैं जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि अशोक के अभिलेखों में रज्जुत नामक अधिकारी का उल्लेख है? दूसरा, मौर्य काल में व्यापारिक कारवों के मुखिया को सार्थवाह कहते थे, और कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, और एग्रोनोमई कृषि अधिकारी को कहा जाता था। तो इसका जो है वो कौन सा सही है? जिसका सही जो सही नहीं है ये चुनना है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन कि एग्रोनोमई जो है वो कृषि अधिकारी को ना कहकर जिले के अधिकारी को कहते थे। जो जिले का अधिकारी होता था, ठीक है, उसे एग्रोनोमई कहते थे, और राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को शीताध्यक्ष कहते थे। अगला प्रश्न है, समंत पाशदिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? अश्वघोष, बुद्धघोष, पंतजलि या फिर भद्रबाहु? जिसका सही जो आंसर है वो आंसर है वो है सामंत पाशदिका के जो ग्रंथ की रचना जो है वो बुद्धघोष ने की थी। और इसमें बिंदुसार के शासनकाल में अशोक के अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सौराष्ट्र प्रदेश यानी गुजरात में चंद्रगुप्त के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है? अशोक के द्वितीय स्तंभलेख से, अशोक के सोपरा शिलालेख से, कलिंग शिलालेख से या फिर रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। यह शिलालेख जो है 150 ईस्वी का है और इसी में चंद्रगुप्त के प्रांतीय राज्यपाल के द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
कि घोषिताराम मठ नालंदा में स्थित है, रामाभर स्तूप कुशीनगर में स्थित है, सहेत महेत श्रावस्ती में स्थित है और धामेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है घोषितराम मठ जो है वो कौशाम्बी में स्थित है। ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। ए ऑप्शन जो है वो सही है कि घोषितराम मठ जो नालंदा में है ये स्थित नहीं है, ये कौशाम्बी में स्थित है, कौशाम्बी में स्थित है। इसका अगला प्रश्न है, कथन निम्न कथनों के अनुसार सही विकल्प का चुनाव करिए। कि कथन 1 है श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है और खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। कि एक कथन सत्य है, दूसरा सत्य है, एक और दो दोनों सत्य हैं या फिर दोनों असत्य हैं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एग्रोनोमोई, मार्ग निर्माण, पतवाध्यक्ष, तौलमाप का अधिकारी, सूचनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का प्रभारी, अक्राध्यक्ष, वाणिज्य मामलों से संबंधित। जिसका सही सुमेलित नहीं है, जिसका सही जो आंसर है इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन अक्राध्यक्ष। अक्राध्यक्ष जो है वो खानों के नियंत्रण में वाणिज्य विभाग से संबंधित था, या जो था वो खानों के नियंत्रण से संबंधित था, खान के नियंत्रण से संबंधित था। जबकि वाणिज्य विभाग से जो थे उसे कहते थे पारडाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में धर्मस्थी और कंटक शोधन क्या थे। राजकीय पुरोहित, राजकीय अधिकारी, न्यायालय या फिर सोने चांदी की मुद्राएं। जिसका सही जो आंसर है धर्मस्थी जो था, धर्मस्थी जो है वो कह सकते हैं कि दीवानी अदालत थी और कंटक शोधन जो था एक प्रकार की फौजदारी न्यायालय थी। इस प्रकार सही आंसर जो है वो है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उससे संबंधित नहीं है। कृषक, दार्शनिक, पशुपालक या फिर दास। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन दास। दासों का वर्णन जो है वो मेगास्थनीज की इंडिका में नहीं मिलता है। मेगास्थनीज ने मौर्य समाज की 7 श्रेणियों का विभाजन किया था। इसमें दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद शामिल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी, बिंब कड़फिसेस, कनिष्क या फिर होविस्क। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कनिष्क। अगला प्रश्न है, रबतक अभिलेख का संबंध किस शासक से है। ऑप्शन है कनिष्क, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त प्रथम या कुजुल कड़फिसेस। जिसका सही आंसर है वो आपका है रबतक अभिलेख जो है वो कनिष्क से संबंधित है और रबतक अभिलेख जो है वो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। और इस अभिलेख में 4 शहर जिसमें साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा, इन 4 शहरों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तक्षशिला शिलालेख पतिक, जूनागढ़ अभिलेख सातवाहन, गंधार कला शक और भीतरी स्तंभलेख समुद्रगुप्त। तो कौन सा सही सुमेलित है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन तक्षशिला लेख। तक्षशिला लेख जो है वो पतिक से संबंधित है, जबकि जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन से संबंधित है। गंधार कला जो है वो कुषाण काल में हुआ था और भीतरी स्तंभलेख जो है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है और पतिक जो है वही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि सातवाहन शासकों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए, गुप्त शासकों ने स्वर्ण और रजत के सिक्के जारी किए, कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के जारी चलवाए और कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। तो कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, क्योंकि सातवाहन शासकों ने सोने के सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासकों को पुराणों में आंध्रभृत्य कहते हैं। खारवेल, इक्ष्वाक, सातवाहन या फिर वाकाटक।
जिसका सही जो आंसर है वो है आपका इक्ष्वाक वंश, मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। और इक्ष्वाक वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था श्री शांतमूल, श्री शांतमूल। और ये श्री शांतमूल जो थे वो सातवाहनों के जो थे वो सामंत थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग शासक जैन धर्म में आस्था रखता था? अशोक, अनंत वर्मा, खारवेल या फिर अनंत पद्मनंद? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, खारवेल। खारवेल जो था कलिंग का चेद वंश की शासक खारवेल जो था वो जैन धर्म का संरक्षक था। आज का आखिरी प्रश्न है, सेतुबंध नामक ग्रंथ रचना किसने की? प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त? जिसका सही जो आंसर है वो है प्रवरसेन द्वितीय, बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना वाकाटक शासक प्रवरसेन द्वितीय ने की और प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।